पाकिस्तान मीडिएटर बना है, ईरान का भी और अमेरिका का भी। व्हाट इफ अमेरिका यहाँ से बैक ऑफ कर जाता है? अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त कि वो बिल्कुल जो है ना बैक ऑफ कर जाए। इरानियन जो हैं वो किसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप को वो हेडलाइन नहीं बनाने देंगे। अगर नवंबर के इलेक्शंस को देख रहे हैं इरानियंस, तो वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम इसे किसी सूरत में वॉर की ट्रॉफी दे के पोडियम पे खड़ा नहीं होने देंगे। जंग रुकवाने के अंदर जो है अमेरिका से ज़्यादा तो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। अमेरिका और इंडिया, दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी है, उसका इसमें बड़ा अमल दखल है। पाकिस्तान जो है अब इररिलेवेंट इसलिए हो गया क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका के स्टेक्स तो रहे नहीं है। जो है इंडियन खातून से शादी उनकी हुई हुई है। 2% जो इंडिया है वो इस वक्त है वो ऑरेंज हो चुका है, सेफ्रोनाइजेशन की तरफ लेके चला गया हुआ है। गुजरात, बाबरी मस्जिद और कश्मीर का, ये सब एक ही मंसूबे की कड़ियां आपको लगती हैं? तो आप क्या समझते हैं कि हिंद फतवा जो नज़रिया है जनूबी एशिया में नई तकसीम पैदा कर रहा है? वो कहते हैं जितने हिंदुस्तानी मुसलमान हैं इनके एंसेस्टर तो थे हिंदू ही। छत्तीसगढ़ जो है अभी 30 अप्रैल को उन्होंने वहाँ के ऊपर थ्रेट किया क्रिश्चियंस को कि आपको जंगल से लकड़ी इकट्ठी नहीं करने देंगे, इतने गरीब हैं, उसके लिए आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, आपको हिंदू होना पड़ेगा। 93 कंट्रीज़ के अंदर इनके चैप्टर्स हैं। इतनी नफरत इस्लाम से और मुसलमान से है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। स्कून डिजिटल के साथ मैं हूँ महरीन इफ्तिखार। जनाब, आज हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब। उनसे हम जानेंगे कि आजकल ये जो सिनेरियो चल रहा है, फुल वॉर का सिनेरियो चल रहा है, उसमें उनकी क्या राय है, उनकी क्या प्रेडिक्शन है, आगे क्या होने वाला है। हिंद फतवा पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात करेंगे जो बहुत पहले भी ह्यूज पर रही, फिर भारत एकदम से आउट हो जाता है, वो इतना लेफ्ट ओवर इतना फील क्यों कर रहा है, इस हवाले से हम सारी डिस्कशन करेंगे इस सारे एपिसोड में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। क्या कहेंगे आप जो रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है, अब लाइक पाकिस्तान मीडिएटर बना है, ईरान का भी और अमेरिका का भी। व्हाट इफ अमेरिका यहाँ से बैक ऑफ कर जाता है? अभी सेकंड सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है, तो क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त कि वो बिल्कुल जो है ना बैक ऑफ कर जाए, लेकिन ये है कि वो उस तरीके से लेवरेज गेन करने के भी काबिल नहीं है। इरानियन जो हैं वो किसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप को वो हेडलाइन नहीं बनाने देंगे जिसके लिए ही हैज़ बिन वेटिंग। उसकी रीज़न ये है कि मई के महीने में अमेरिका में प्राइमरी स्टार्ट हो जाती हैं, और अगर नवंबर के इलेक्शंस को देख रहे हैं इरानियंस, तो वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम इसे किसी सूरत में वॉर की ट्रॉफी दे के पोडियम पे खड़ा नहीं होने देंगे ताकि वो अपने वोटर जो है उन्हें कायल कर सके, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है 32% से नीचे गिर चुकी हुई है। तो वो चाहते हैं लोअर हाउस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो इनके हाथ से निकल जाए। 2 सीट्स इनके पास हैं, 217 219 है, और हर सूरत में वो लूज़ कर जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और सेनेट के अंदर भी 33 सीट्स के ऊपर कंटेस्ट होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इरानियन जो है इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हो चुके हैं कि दोबारा से वॉर की तरफ तो नहीं जाएंगे। और याद रखें ये बड़ी ऑब्वियस है, अगर अमेरिकन को वो मिल रहा होता वॉर के अंदर लेवरेज है या वो गेन कर सकते जो उन्होंने गेन जो दावा करते हैं, अगर वो पॉलिटिकली उसको ट्रांसलेट कर सकते होते तो सिचुएशन तो अभी तक जारी होती है और एस्केलेशन लैडर भी ऊपर चढ़ जाते। इवन तो पॉइंटर्स वो अपने लेकर आए थे, ईरान वाले 10 लेकर आए थे और वो सब कुछ तो सब वो आप नेवल आर्मेडा लेके आगे हुए हैं, आप सारे के सारे जेट्स लेके आगे हुए हैं, उसके बावजूद एक फौजी सिर्फ आपने उठाया अपना, उसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सके हैं। और यही इंडिया के केस के अंदर भी है। याद रखें वो जंग रुकवाने के अंदर जो है अमेरिका से ज्यादा तो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। हमने 90 घंटे के अंदर जिस तरीके से पंच मारा, क्रिपलिंग ब्लो किया इंडिया को, उसके बाद उनकी गुंजाइश नहीं थी है। और इसी वजह से उनको नोबेल इनाम देने की भी बात की जा रही है अमेरिका को। हाँ, अमेरिका को तो नो डाउट, वो तो मेरे ख्याल में हम समझते हैं उसके पीछे क्या सोच है, अपना कार फरमा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत उन्हें शौक है अपनी तारीफें, बड़े नार्सिसिस्टिक नरगिसियत पसंद वो एक पर्सनैलिटी हैं, और उनको टेम करने का मुझे लगता है कि जो अच्छा मौका है कि भाई हमने कर भी लिया एक तरह से। और दूसरी बात है पूरी दुनिया के अंदर हर कंट्री अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को जो है ना वो देखता है, परसू करता है। तो उस हवाले से हमने ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कैंप के अंदर मुकम्मल तौर पे चले गए हुए हैं। हम अपने जो स्टेक्स हैं उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं, देख रहे हैं खित्ते के अंदर रीजनल लेवल के ऊपर भी है और ऑफ कोर्स ग्लोबली भी। आप देखें हम चाइना से भी तो इंगेज
इंगेज कर रहे हैं, रशिया से भी साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। और कौन नहीं चाहता कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया जो है जिस क्राइसिस के अंदर जो है इस वक्त अपना उनके ऊपर बैकलैश आ रहा है, मतलब इवन अमेरिका के ऊपर आ रहा है, तो जो उसका फॉल आउट है उससे बचने के लिए अगर हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, मुज़ाकरात की टेबल दी है, और याद रखें ये ट्रिकी मुज़ाकरात है, ये आसान नहीं है। एक कंट्री जो है उसकी सॉवरेंटी जो है उसको लगता है वो अपना कंप्रोमाइज़ हो जाएगी अगर वो अब नए हुर्मस के ऊपर रेगुलेशन जो है उसको छोड़ देंगे या वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे, तो दूसरी तरफ 15-20 साल के लिए वो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट है हमारे लिए है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी आप देखें कि हमने स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ दोनों को कायल करने की कोशिश की, अपने जो चैनल सारे डिप्लोमेटिक एक्टिव किए और बैकडोर जो हम शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये आसान चीज़ नहीं है, आसान टारगेट नहीं, लेकिन ये है कि ये सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि वॉर ऑन टेरर में हम फ्रंट लाइन के ऊपर थे, लेकिन इस दफ़ा जो ये पीस के हवाले से मामला है उसके अंदर भी तो हम फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। अगर ये चीज़ इतनी कैजुअल होती तो इंडियन बाजारी जुबान इस्तेमाल ना करते कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। आप देखें ना कि वो दे आर नॉट इन द पिक्चर एनी मोर। सारे सिनेरियो में जो पहले अगर इस सिनेरियो से पहले देखा जाए, अमेरिका और इंडिया दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जो सा है वो इंडिया लेफ्ट ओवर फील कर गया और पाकिस्तान इज़ ऑल ओवर द ग्लोब? और इकोनॉमी के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो समहाउ समवट हम लोग इफेक्ट, तो खैर पूरी दुनिया इफेक्ट कर रही है इकोनॉमी के लिहाज से, तो इंडिया का ऐसा क्या रोल हुआ है बीच में कि इंडिया बिल्कुल लेफ्ट ओवर ही हो गया हर सिनेरियो से? मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी है उसका इसमें बड़ा अमल दखल है, क्योंकि उनके आने के बाद ये एक सोच थी कार फरमा कि पाकिस्तान जो है अब इररेलेवेंट इसलिए हो गया क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका के स्टेक्स तो रहे नहीं है, वो निकल गए हुए हैं, और जो पॉलिसी उनकी इंडो पैसिफिक के अंदर है वो तो सारी है चाइना को कंटेन करने के लिए, और उसमें इंडिया जो है मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो वो रेलिवेंट है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आके बताया कि नहीं, वो इस खित्ते को और इस जो उनकी पॉलिसी है साउथ एशिया के उसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले इंडिया की जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है लॉबी में, वो तो अभी तक उसी तरह से है। जेडी वैंस जो हैं वो तो उनके अपना वो इंडियन खातून से शादी उनकी हुई हुई है और वो भी बड़े प्रो इंडियन है। उसके अलावा ये जो मार्को रूबियो हैं, तो वो सारे का सारा आप कह लें कि सिस्टम तो इंटैक्ट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया को उस तरह से नहीं देखते। उन्होंने कहा कि ये फ्री राइडर है, ये टैरिफ से बचता है और हमारे ऊपर टैरिफ लगा देता है। एक वो चीज़ भी उनके एंड के ऊपर थी जिसका उन्होंने बर्मला इजहार किया, 50% टैरिफ लगा के 25% और लगा दिया। फिर उन्होंने ईरान के साथ जो ताल्लुकात थे उस पर बड़ी गुस्से का इजहार किया कि बंदर अब्बास से बाहर निकल जानी तो आपकी कंपनी को जो है हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। और फिर साइमल्टेनियसली यूरोप भी बड़ा खिलाफ था इंडिया के कि आप रशिया से ऑयल उठा रहे हैं और रशिया जो है फंड कर रहा है उस वॉर के अंदर, तुम्हारे कमाए हुए पैसे से है। तो मुझे लगता है कि इंडिया, और ऊपर से फिर उन्होंने गैम्बल कर दिया 10 मई का, तो वो जो इंटरनेशनल परसेप्शन थी और जो इमेजिनेशन थी कि भाई हम तो इक्वेट कर रहे थे चाइना को और इंडिया को आपस में, ये तो पाकिस्तान ने सारी गेम बदल के रख दी है। देखिए वॉर के अंदर ये एक चीज़ तो है फॉर श्योर है कि आपको जो सब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो देखने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के अंदर तो वो ठीक है, उनके पास ज़्यादा हथियार है, उनके पास फौजी ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ है, लेकिन वॉर के अंदर लीडरशिप भी तो मैटर करती है, वॉर के अंदर नज़रिया भी तो मैटर करता है, विल टू फाइट भी तो मैटर कर रही है, उसके अंदर और डायनामिक्स भी तो आते हैं। तो अगर ऐसा ना होता तो वियतनाम की वार अमेरिकन जीत जाते, अफगानिस्तान की जीत जाते, कितना बड़ा मिलिट्री माइट पूरी वार मशीन लेके आए हुए थे, ईरान के साथ ही जीत जाते। तो मुझे लगता है इंडिया ने अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान को और ओवर एस्टिमेट किया अपने आप को। 90 घंटे में जंग हमने कंक्लूड कर दी, और आप याद रखें हमारा दुश्मन बड़ा शातिर है, उसके पास बड़ी ऑप्शन है। उन्होंने इंटरनेशनल लॉबी के थ्रू हमें कोशिश की चोक करने की कि इकोनॉमिक सॉवरेंटी इनकी जो है ना वो ब्रीच की जाए। देखें टेरिटोरियल सॉवरेंटी वो तो हमने इंटैक्ट रखी हुई है, वो IMF के अंदर भी लॉबिंग करते हैं, वर्ल्ड बैंक में करते हैं, ग्रे लिस्ट में हमें डालने के लिए उन्होंने पेरिस क्लब के अंदर लॉबिंग उन्होंने की है। तो वो और फिर यहाँ से अफगानिस्तान का जो महाज है उधर से अपनी एम्बेसी एक्टिव करके वहाँ से हमें हिट कर रहे हैं। आपको याद होगा पहले वो कुलभूषण जाधव जो है ईरान के रास्ते पाकिस्तान को चोक कर रहा था। तो पाकिस्तान मुझे लगता है तमाम अपने महाज के ऊपर इस वक्त एक्टिव है, और हमें पता है मोर्चे जो है ना हमारे वो हमें हर वक्त तैयार रखने हैं। देखें अस्करी लिहाज से, डिप्लोमेटिक लिहाज से तो हमारा मोर्चा तैयार है। अब असल में जो है अफगानिस्तान का बीच में क्या रोल हो सकता है आगे जाके? अफगानिस्तान का भी तो वो फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी है और पाकिस्तान को सबुटाज करना चाह रहा है, जो अमन की कोशिशें हो जाएं, यहाँ पे खित्ते का अमन है। देखें और इस वक्त उनकी और इंडिया के दरमियान जो कदर मुश्तरक है वो तो शिद्दत पसंदी है, और साथ बांग्लादेश भी लगा लें। बांग्लादेश तो चलें ठीक है हमारे कैंप के अंदर है डेफिनेटली। उसकी वजह कि जब आप पब्लिक डिप्लोमेसी नहीं
करते, पब्लिक पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एक खातून पे करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की स्टेट और 8वीं सिस्टर इसकी ये सीना वाजिद है, तो 75 साल इसकी उम्र होगी भी है। और जो इन्होंने खुद डिसाइड किया हुआ है कि 75 साल जब उम्र हो जाएगी बीजेपी में तो वो बिल्कुल जो है साइड के ऊपर होकर बैठ जाएंगे। LK अडवाणी, मनोहर जोशी और उसके बाद यशवंत सिन्हा, वो 75 साल में साइड पे हो गए, तो ये भी 17 सितंबर को 76 साल का हो जाएगा। जो इसने करना था इंडिया का खशर इसने कर लिया, अब इसे साइड पे होकर बैठ देना चाहिए। देखें इंडिया को ये उस जगह पे ले गया हुआ है जिस जगह पे कभी शायद अगर गांधी जिंदा होता तो तसव्वुर नहीं कर सकता था। आप देखें अभी जो इलेक्शन का नतीजा आया असम, और वो जो आखिरी दीवार सेकुलरिज्म की थी ममता बनर्जी ने खड़ी की थी तरमोल कांग्रेस, 1.5 डेकेड तकरीबन 15 साल तक ये सोचना नामुमकिन था कि ये मगरबी बंगाल जो है इसको स्वीप कर जाएंगे। उन्होंने वो दीवार भी आखिरी गिरा दी हुई है। 72% जो इंडिया है वो इस वक्त है वो ऑरेंज हो चुका है, सेफ्रोनाइजेशन की तरफ लेके चला गया हुआ है। मतलब हु वुड हैव थॉट कि गोडसे वहाँ पे लीडर है। निसाब की किताबों के अंदर आप पढ़ा रहे हैं कि गोलवारकर और सरवारकर जो हैं वो मुजाहिद थे, आज़ादी के बड़े अलमबरदार थे। पिछले साल मैं आपको बताऊँ 100 साल कंप्लीट हो चुके हुए हैं RSS को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को है। और ये आइडिया किससे इंस्पायर्ड था? मुसोलिनी से, उसके फाशिज्म से, और नाज़ी से, ये जर्मन से। और इन्होंने जाके वहाँ ट्रेनिंग ली है। और ये मुसलमानों को दीमक समझते हैं, दिलत को तशद्दुद करके मारते हैं, मुसलमानों की वफादारी के ऊपर शक करते हैं। और ये इतना पैराफर्नेलिया इनका इंटैक्ट है कि आप चेक करें, ये दावा करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा रजाकारों का ग्रुप इनके पास है। वजह क्या है कि बार बार मुसलमानों को दिलतों को निशाना बनाया जाता है? उसकी बड़ी रीज़न वही ना, उनके जो फिलॉसफी है उसके अंदर वो मुसलमानों को समझते हैं कि ये हमारे लिए पोटेंशियल थ्रेट है। और यहीं पे आपको समझ आनी चाहिए पाकिस्तान और ईरान एक ही सोच है जिससे इस वक्त लड़ाई कर रहा है। वहाँ पे ज़ायनिज़्म, वो भी मुसलमानों को पोटेंशियल थ्रेट के तौर पे देखते हैं, और वो भी अपना नैरेटिव सिविलाइजेशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो है शेप करते हैं। इंडिया भी यही करता है। बीजेपी की जो सियासी फैसला साजी है उसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा इनका आइडियोलॉजिकल इंजन क्या है और ये कहाँ से ऑपरेट करते हैं। ये करते हैं नागपुर से। याद रखें जो पार्लियामेंट है इनकी उनसे ताकतवर फोरम जो है इस वक्त वो नागपुर के अंदर वो है, ग्रुप है जो ऑपरेट कर रहा है। वहाँ से RSS के हेडक्वार्टर से केशु बलीराम है, और जिसके अंदर भगवन जो अपना मोहन भगवत है। बल्कि जब अटैक पाकिस्तान पे हुआ 10 मई का, उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी जो है वो उससे मोहन भगवत से राब्ते पे थे, और Z कैटेगरी की उसकी सिक्योरिटी है। और वो क्या है, वो इनके फुट सोल्जर है। पार्टी ये है बिगेटेड पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसके लिए नेटवर्किंग करना, सोशल लोगों को मोबिलाइज करना, और वहाँ के ऊपर जो है ये नैरेटिव को शेप करना, ये सारा काम तो करते हैं RSS से। आप यकीन करें कि सेकुलर इंडिया की स्पिरिट इतनी डैमेज हो चुकी हुई है कि वहाँ के ऊपर शहरों के नाम तक बदल दिए हैं इन्होंने, गलियों के नाम तक बदल दिए हैं। अहमदाबाद को कहते हैं अब अहमदाबाद नहीं हमने रहने देना, औरंगाबाद का नाम चेंज दिया, इलाहाबाद आपने सुना होगा कि वो फेमस, उसका नाम तक चेंज करने पे आ गए हैं। और मैं बताऊं पाकिस्तान में मुसलमान मकामात के फिर निशाना बनाते हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ कि इस हद तक नफरत हो चुकी हुई, और कहते और 313 साल जो मुगलों की हिस्ट्री थी उनको किताबों से निकाल दिया। गुजरात के राइट्स नहीं पढ़ा रहे, इसके करतूत मोदी के है वो तक निकाल दी मैं उसके अंदर, यूनिवर्सिटी उसके रेक्टर्स तक चेंज करके रख दी हैं। और वहाँ की जो इंडियन काउंसिल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च है उसके अंदर अपने लोग लगा दिए हैं जो सिलेबस सारे का सारा चेंज कर चुके हैं। हमारे यहाँ अभी भी लाहौर में, मैं और आप अगर हम चले जाएं यहाँ पे तो लक्ष्मी चौक है, गंगाराम हॉस्पिटल है, उसके अलावा देवी अपना गुलाब देवी अस्पताल है, वही ना दयाल सिंह कॉलेज है यहाँ के ऊपर है। मतलब यहाँ तो अभी भी सरगोदा, गोदा के नाम पे सरगोदा जो हमने रखा है, एबटाबाद, सारा कुछ वही है। इवन तो आप सिंध वाली साइड पे चले जाएं, हमारे पूरे पाकिस्तान में वहाँ पाकिस्तान के अंदर मतलब किसी की इबादत किसी चीज आप इंडिया की डाइवर्स हिस्ट्री जो है और वहाँ की जो आइडेंटिटी है उसको मसक कर रहे हैं, आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अगले चंद सालों के अंदर जो ताजमहल है उसका कलर जो है ऑरेंज कर देंगे कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल में यही तो इनका मल्टीकल्चरलिज्म था, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म था, यही तो सेकुलर स्पिरिट थी इनकी है, यही डेमोक्रेटिक इनकी वैल्यूज थी हैं जिसका ये प्रचार करते थे दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी। और आप चेक करें इनको देख लें, और उधर वो मिडल ईस्ट में जो कहते हैं हम वाहिद डेमोक्रेसी हैं, वो जो ज़ायनिस्ट हैं, ये दोनों एक ही हैं। और तीसरे इनके साथ जो मुल्क है वो अफगानिस्तान। अच्छा, इन पे पाबंदियाँ तीनों पे, उस पे पहले ICC ने पाबंदी लगाई थी जब मोदी ने, अब उस पे लगी हुई है पाबंदी, ट्रैवल नहीं कर सकता नेतन्याहू है, और इन पे भी पाबंदियाँ लगी हुई हैं तालिबान पे। तो सोचें ये इंडिया कहता था कि मैं विश्व गुरु बनूंगा, कि लोग मुझसे मशवरा करेंगे और विश्व मित्र मैं दोस्त बनूंगा। तुम्हारा दोस्त जो है अब तो आके तालिबान तुम्हारे साथ बैठते हैं, और वो ज़ायनिस्ट जो बुचर हैं वहाँ के ऊपर गज़ा के वो बैठते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ चीज़ों को थोड़ा जूम आउट करें तो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि आप कश्मीरियों की स्ट्रगल
और गज़ा के लोगों की स्ट्रगल, उसको एक साथ ही देखें, एक ही पिक्चर यू कैन इजीली मेंशन बोथ इन द सेम ब्रेथ। उसकी रीज़न ये है कि पैटर्न सेम है। गज़ा के अंदर सेटलमेंट की पॉलिसी अगर आप वेस्ट बैंक के अंदर देखें, कश्मीर में सेम है। इन्होंने वहाँ के ऊपर क्या किया, कश्मीर में क्रिमिनलाइज़ किया, उधर वो गज़ा के अंदर मुसलमानों को क्रिमिनलाइज़ कर रहे हैं। उसके अलावा अथॉरिटेरियन पॉलिसीज़ यहाँ के ऊपर हैं, वहाँ के ऊपर भी यही है। यहाँ पे भी सिविलाइजेशनल लेंस लगाते हैं, वहाँ पे भी फियर ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म आपने क्रिएट किया और मुसलमानों को ख़ास तरीके से फ्रेम करके कहते हैं कि हमने इन्हें बाहर निकाल देना, अखंड भारत यहाँ पे और वो ग्रेटर इजराइल का वहाँ के ऊपर मंसूबा है। इसीलिए पाकिस्तान समझता है कि जो फ्यूचर की ट्रजेक्टरी बन रही है उसके अंदर ज़ायनिस्ट जो है वो तो पहले ही एंटी पाकिस्तान, और अब वो बता चुके हैं कि अगला इत्तेहाद जो सुन्नियों का बनना है हम उनके खिलाफ हैं, और वो इत्तेहाद है तुर्की का, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर और इजिप्ट है। और वो जो हेक्सागन अलायंस बना रहे हैं इजराइल, आपको याद है अटैक से एक दिन पहले मोदी वहाँ के ऊपर था, वो अपना बना रहे हैं साइप्रस के साथ है, ग्रीस के साथ मिलके, उसके अलावा मिडल ईस्ट का एक कंट्री है। वर्ल्ड वॉर 3 की सारी तैयारी क्या इंटरनली आप एक उनसे ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते वर्ल्ड वॉर, लेकिन ये है कि वो एक तरीके से रीजनल लेवल के ऊपर अलायंस बना रहे हैं। हाँ। जो कि टारगेट करेगा सुन्नी वर्ल्ड को, जिसके अंदर आ जाता है तुर्की है, पाकिस्तान। उन्होंने तो ईरान, तुर्की को अगला ईरान कहा है, उसको अटैक करने की वो बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान चूँकि वेस्ट एशिया में रेलिवेंट हो गया, हमारे वहाँ के ऊपर SMD है, हमारे स्टेक्स हैं सऊदी अरेबिया में, हमने उनके साथ मुआहदा किया हुआ है। मुझे लगता है हाँ करेंगे तो हम, और मैं बताऊँ आपको इससे डेंट इंडिया को भी बहुत पड़ा। इंडिया के सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर असल अब दोस्त कौन है, वो है मोहम्मद बिन ज़ैद MBZ, जो कि दुबई में, और दुबई का जो हशर है वो तो आपको पता है। अब वो दुबई ड्रीम तो जो उस तरीके से रहा नहीं, और मोदी आज ही कह रहे थे अपने लोगों को कि भाई ऑस्टेरिटी मैयर लें। अब तो जो सूरत हाल हुई पड़ी हुई है, और ऑफ कोर्स इसमें हमें भी डेंट पड़ेगा अगर हमारे लोग वहाँ से आएंगे। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इंडिया जो आज का बन चुका हुआ है, ये पूरी सोच ने वहाँ का सोशल फैब्रिक डैमेज कर दिया हुआ है, और उन्होंने इस जगह पे खड़े हैं कि उन्होंने बॉडी पॉलिटिक चेंज कर दी है। बल्कि मैं आपको बताऊं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को कि इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वो कश्मीरियों से मुतल्लिक उनका क्या सोच है वहाँ के ऊपर है, कि वहाँ पे उन्होंने अभी रिसेंटली जो है ना एक कॉलेज बंद कर दिया, मेडिकल कॉलेज। और वो क्यों बंद किया उन्होंने, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इनटेक थी 50 में से 42 मुसलमान थे। MBBS के लिए उन्होंने एडमिशन वहाँ सिक्योर किया था। तो उन्होंने इंडियन नेशनल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बावजूद, भारत में तभी जर्नलिस्ट, तलबा और जितने भी सारे लोग हैं इनको वो टारगेट किया जा रहा है, बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है। इसी तरीके से नेशनल मेडिकल जो कमीशन है उसने कॉलेज की जो लाइसेंस है उसे मुअत्तल कर दिया। आप चेक करें, मुसलमानों को ख़ास तरीके से वो दिखाना चाहते हैं कि ये पसमानदा है इल्मी और फ़िक्री तौर के ऊपर, और ख़ुद इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी का आलम जो है वो मोदी का, कि आज उनकी डाइवर्सिटी तबाह करके रखती है। एक मैं बड़ा सेंसिटिव सा सवाल भी करना चाहूँगी, या सेंसिटिव कह लें या आप ये कह लें कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, बाबरी मस्जिद और गुजरात वाला जो भी इनका सिनेरियो हुआ था, गुजरात, बाबरी मस्जिद और कश्मीर, क्या ये सब एक ही मंसूबे की कड़ियाँ आपको लगती हैं? जी डेफिनेटली एक ही हैं, बिल्कुल है। देखिए मैंने आपको RSS कहा, RSS के सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो दावा करते हैं कि हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं, 10 करोड़ के करीब लोग हैं रजिस्टर्ड, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के हैं। उससे ऊपर भी वो दावेदार हैं कि हम करते हैं। 86,000 के करीब उनकी डेली गैदरिंग होती है इंडिया के अंदर है, इसे शाखाएँ कहते हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो योगा करते हैं, वर्जिश करते हैं, और उसके अलावा वहाँ के ऊपर डिबेट करते हैं। देखें, और ये पूरी चीज़ इंडिया के अंदर उन्होंने फैला दी हुई है। जहाँ से गंगा निकलता है उत्तराखंड से है, वहाँ से हिमालय से, और ये होता हुआ बिहार से UP से जाता है सीधा मगरबी अपना बंगाल तक है। सारा एरिया तो कैप्चर कर लिया। नॉर्थ इनके हाथ में है, वेस्ट इनके पास पहले से था, सिर्फ साउथ रेजिस्ट कर रहा है इन्हें। केरला के अंदर इनकी गवर्नमेंट उस तरीके से नहीं है, ठीक है। और अभी जो आपको पता है वो विजय जो एक्टर है वो वहाँ के ऊपर तमिलनाडु में है। वैसे वो तो जेन्युइन एक्टर है, लेकिन मोदी का जो अदाकारी है वो तो पूरी दुनिया देखती है, जिससे मोदी ने बल्कि कॉन्ग्रेचुलेट उससे किया है। उसने कहा कि मैं, बल्कि विजय ने बोला अभी रिसेंटली जब उसने बयान दिया, मैं आपका बेटा बनूंगा, मैं आपका जो सा हूँ भाई हूँ आप सबका, बड़ी उसने इम्प्रेसिव किस्म की डिबेट दी। लेकिन ये है कि उस साउथ ने रिजेक्ट कर दिया मोदी के आइडिया को, वो बाय नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जो ईस्ट की साइड है, 6 रियासतें जो हैं साउथ ईस्ट की, इसकी क्या कहते हैं, 7 सिस्टर जिन्हें कहते हैं, +1 जो है उसमें 6 तो इनके पास चली गई हुई हैं पहले। और कांग्रेस की सूरत हाल ये है, कांग्रेस के पास सिर्फ कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना है, उनके पास तो कुछ उस तरह से रहा ही नहीं है। तो ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है कि 72% इंडिया के ऊपर सेफ्रोनाइजेशन हो चुकी हुई है। और मैं आपको बताऊं, ये जो पिछले साल हुआ है ये नी जर्क रिएक्शन नहीं था, ये 100 साल की जो सोच थी वो इस ऑपरेशन और इस अटैक के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। और ये चीज़ जाने वाली नहीं है। मोदी तो चला जाएगा शायद 2013 में, 2026 चल रहा है, लेकिन उसने 13 साल में जो इंस्टीट्यूशंस डैमेज किए हैं, आप चेक करें ना कि वहाँ का मीडिया, आप सोच सकती हैं इतना वॉर के हवाले से उन्हें हिस्टीरिया हो गया होता। आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी की हुकूमत है वो जमहूरियत को मतलब खतरा
की तरफ लेके जमहूरियत नहीं है वहाँ के ऊपर है, ख़त्म हो चुकी है जमहूरियत बिल्कुल। अब वो बिल्कुल आप कह लें डन एंड डस्टेड है बिल्कुल। जमहूरियत तो वो स्पिरिट है ही नहीं है, उसके तो झलक ही नज़र नहीं आती वहाँ के ऊपर मिजाज के अंदर। आप सोचें वहाँ पे अकाउंट बैन कर दी पाकिस्तानियों के 8,000 आपने ट्विटर फिर फूड यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, बंगालियों के बंद कर दिए, चाइना का जिन्वा जो अपनी न्यूज़ एजेंसी वो बंद कर दी, और BBC को उसका दफ्तर जो है उसको ताला लगा दिया आपने, और फिर दूसरी तरफ आप TRT जो है उसे बैन कर रहे हैं। भाई फ्री प्रेस जो है वो तो डेमोक्रेसी के अंदर जो है एक बड़ी यार्डस्टिक होती है, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम आफ्टर स्पीच, दोनों चीज़ें यहाँ के ऊपर नज़र नहीं आती है। और मोदी ने खुद, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मोदी खुद मीडिया का सामना करने से घबराता है। मीडिया ने, उसकी कोई मीडिया टॉक नहीं है, और वो 1-on-1 क्वेश्चन भी नहीं करता। जो वीडियो अवेलेबल है उसमें माइक उतार के उसे जाते ही देखा गया वो। और इसीलिए पाकिस्तान के साथ 2016 में सार्क की कॉन्फ्रेंस में उसने पाकिस्तान आना था, उसने उड़ी अटैक कर दिया, फिर पुलवामा और अभी पहलगाम किया। अब पहलगाम इंसिडेंट को आप देख लें, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। हमने तो पहले आती कहा था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, उसके बाद जो चीज़ है वो सामने आ जाएगी। और भाई तुम्हारी कम अकली है, तुम्हारी नाअहली है कि तुम अपने लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे। और दूसरी बड़ी बात है कि इस चीज़ ने दोबारा इस चीज़ को रीसर्फेस किया कि कश्मीर का मसला डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट का मसला नहीं है कि वहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा। गज़ा में भी डेवलपमेंट करने से क्या मसला हल हो जाएगा? इट्स ए पॉलिटिकल मैटर है। उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है कश्मीरियों का और गज़ा का, और वो आपको उनको देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, मैं आपको बताऊं, कि हम अभी भी हालत जंग के अंदर है। फॉर इंस्टेंस मुझे बताएं, क्या इंडस वाटर ट्रीटी उसमें से बैकआउट करके हमारे पानियों को उन्होंने चोक करने की कोशिश नहीं की? अभी पिछले साल पानी जो उन्होंने छोड़े थे उसके बाद जो सैलाब आया वो आपके सामने है। जब भी कुछ होता है ना वहाँ पे पानी भी छोड़ देते हैं। और 78% फूड की प्रोडक्शन की डिपेंडेंस है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो एक्सपोर्ट करता है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। अपने अपने किसान कितना इफेक्ट होते हैं इससे। फिर RSS वाली जब सिचुएशन आई थी तब वहाँ पे जब इन्होंने अपने सिखों वाले, आप इनको सिखों को बिल्कुल वहाँ वो कितना अगेंस्ट बोलते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। और आप देखें, और उनको वहाँ पे कनाडा में उनको मारा उन्होंने, अमेरिका के अंदर जो है। और इनकी एम्बेसीज, इनके रॉ के एजेंट्स जिनके ऊपर पाबंदियां लग चुकी हुई हैं। देखें यह रियासत एक रोग स्टेट की तरह बिहेव करती है वहाँ के ऊपर है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, हमारे व्यूअर्स जाके फौरन गूगल करके चेक कर सकते हैं। और बल्कि इंडिया इतना, मतलब मैं आपको बताऊं कि वहाँ सिक्योरिटी के, सेफ्टी के इतने ज़्यादा इशूज़ हैं आवाम को लेके, नहीं कि यूरेनियम के हवाले से इतनी खबरें आ रही हैं यूरेनियम ब्लैक मार्केट में वहाँ बेचा जा रहा है। आप इमेजिन करें। जी 2008 में BBC ने कहा, 2020, 2018, 2021 में कि अब करोड़ों डॉलर के जो है यूरेनियम बेच रहे हैं। क्या सेफ्टी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक्शन क्यों नहीं लेती? अभी चले जाएं, NDTV की खबरें आपको मिलेंगी, गूगल पे सिर्फ लिखें और आपको NDTV, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन टुडे, और उसके बाद BBC की 2008 की स्टोरी। ये इंडिया है। मेरे ख्याल में ईरान के लिए तो बड़ा दुनिया बोल रही है कि उनकी सेफ्टी के बड़े इश्यूज़ हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेके है, उनकी इंस्पेक्शन नहीं हो पा रही है। तो इधर इंडिया में तो चेक करें कि इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल इस वक्त हुई पड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा रोग रजीम, देखें हमारा मुकाबला इंडियन फौज के साथ नहीं है सिर्फ, है एक ख़ास सोच के साथ है जो पूरे मुल्क के ऊपर गालिब आ चुकी हुई है। और ये पोटेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। हम जो कहते थे ना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये चीज़ें तो मटीरियलाइज हो रही हैं। और मोदी ने तो बता दिया 2 नेशन थ्योरी जस्टिफाइड है। तो आप क्या समझते हैं कि हिंदुत्व जो नज़रिया है जनूबी एशिया में नई तकसीम पैदा कर रहा है? डेफिनेटली नई तकसीम है। देखें 2 नेशन थ्योरी वो कहती थी कि हमने फेंक दी है मगरबी बंगाल के अंदर इंदिरा गांधी है, तो आज तो वो लेके आ गया है मोदी। वो तो अस एंड देम की डिवाइड कर रहा है, वो तो अदराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में मुसलमानों को फ्रेम करता है। मतलब मोहन भगवत कहता है कि हर इंडियन जो हिंदू फैमिली है उसे 3 बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि मुसलमानों की डेमोग्राफी जो है वो बढ़ रही है। वो तो पोटेंशियल थ्रेट के तौर पर मुसलमानों को देखता है। और दूसरी तरफ देखें वो मुसलमानों को क्या कह रहे हैं। उनका एक प्रोजेक्ट है पिछले चंद साल से, घर वापसी। वो कहते हैं जितने हिंदुस्तानी मुसलमान हैं इनके एंसेस्टर तो थे हिंदू ही, ये तो कन्वर्ट हुए हैं, तो अब अपने घर वापस आ जाएं, मतलब दोबारा से रिवर्ट हो जाएं। और ये कोई मजाक वाली बात नहीं। अभी आप गूगल करें, छत्तीसगढ़ जो है अभी 30 अप्रैल को उन्होंने वहाँ के ऊपर थ्रेट किया क्रिश्चियंस को कि आपको जंगल से लकड़ी इकट्ठी नहीं करने देंगे, इतने गरीब हैं, उसके लिए आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, आपको हिंदू होना पड़ेगा। हिंदू मतलब ये चेक करें। और हम बात करते हैं कि जनाब ये डेमोक्रेसी और ये कलरफुल इंडिया करते हैं अपनी तकरीर। अगर इनकी तकरीरें देखी जाए तो इतनी नफरत भरी इनकी तकरीर होती है और वैसे ही बनना चाहते हैं सुपर पावर। बिल्कुल। और हेट पॉलिटिक्स को आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है। पूरा के पूरा आउटरीच मशीन जो है आपकी है वो नजर आती है और इलेक्टोरल पॉलिसी का हिस्सा है। देखें पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं है ना, इंडिया को गाली निकालने से वोट नहीं मिलता।
वो आपने रोटी कपड़ा मकान इन वो चीज़ों वाला पे से बात ही पे करनी बातें है, करते हैं। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बल्कि जो है हम उसे लोग उनको कैपिटलाइज सीट्स करते हैं। देते हैं, हम लोग उनको अपने असेंबली में सीट्स देते हैं, उनको रिगार्ड करते हैं उन वही लोगों तो का। बता रहा हूँ। और फिर इतना xenophobic हो चुके हैं, आज कोई पाकिस्तानी दिल्ली में चला जाए तो मुझे लगता है उसके लिए तो बड़ा महाल है वहाँ पे अपना वॉक ही करना रोड के ऊपर, जितनी सफोकेशन वहाँ पे हो चुकी हुई है। और यहाँ पे आप देख लें सिख यात्री आते हैं यहाँ के ऊपर, उनके लोग आते हैं, हमारा तो बड़ा खुला दिल है इस हवाले से है। मेरे ख्याल में इंडिया को आज मोदी ने उस जगह पे पहुँचा दिया जिसे हम भी नहीं पहुँचा सकते थे, इस जगह के ऊपर इंडिया खड़ा है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ ये इतना संजीदा है। फिर आप राहुल गांधी को नेक्स्ट एक राहुल गांधी, आई विश मैं बताऊं, सेकुलरिज्म की अगर बात करें ना तो वहाँ पे जो चंद एक लोग बचे हुए हैं, और स्पेशली अगर जो मोदी के खिलाफ खड़ा तो राहुल गांधी है। उसकी रीज़न ये है, देखें वो राजीव गांधी का बेटा है और राजीव गांधी ने शादी की क्रिश्चियन खातून से जिसका नाम सोनिया गांधी। अब राजीव गांधी का बाप कौन है? मुसलमान फिरोज गांधी है। और उसकी मिसेस कौन है? इंदिरा गांधी है। और ये नेहरू जो है वो सेकुलरिज्म की बात करते थे। तो हम कह सकते हैं उस घर के अंदर सेकुलरिज्म की स्पिरिट हमें रिफ्लेक्ट करती नजर आती है। और फिर उसने अर्न किया। देखें वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में हमारे वाला रवैया नहीं है जो हमारे यहाँ होता है कि ए खुदा मेरे अबू सलामत रहें, वो ग्रुप नहीं है वहाँ पे। उन्होंने अर्न किया क्योंकि लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिए, वोट ही नहीं उन्हें दिए। देखे ना, इसीलिए तो पार्टी साइड के ऊपर खड़ी होगी। बेसिकली अंदर से ही मोदी सरकार है, गुदी सरकार जिसको कहेंगे आप, गुदी मीडिया से इतना डराया है क्या कि वो बेचारे वो जो पाकिस्तान मुसलमान जो हैं, वो तो गोडी मीडिया पाकिस्तानी तो छोड़ दें, मुसलमान जो हैं वो इसमें इतना ज्यादा है। और उसके बाद जब आप स्पेस ही नहीं है। खेलों की अगर कोई बात कर दी जाए तब इनके बयानात इतने नफरत अंगेज आते हैं कि वहाँ पे कोई बात नहीं होती कि भाई हमें तो ये सारे, और यही स्पेस थी कि थोड़ा सा इंटरनेशनली आप लोग इस साइड पर आ जाते हैं। और जब आप इंटरनली देख लें तो आप अपने ही लोगों को बेसिकली जो जहाँ का पैदा हुआ है उसकी रूट्स तो वही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मजहब तो ये सारी चीजों में नफरत आप फैलाकर फिर सुपर पावर की बातें करना, ये दैट इज। और फिर दूसरी बात है रीजन के अंदर आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। बंगालियों के साथ आपने क्या किया, आपने तामिल टाइगर के केस में श्रीलंकन के साथ क्या किया, हमारे साथ आपने क्या किया। ये तालिबान जो आपके चहीते बने हैं, जिनकी दस्तार बंदियां आप कर रहे हैं इंडिया के अंदर, आप तो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। और फिर आप इस्लामोफोबिक हैं, मुसलमानों के घर बल्डोजर जस्टिस के थ्रू आप गिरा रहे हैं। क्या वहाँ के ऊपर स्पिरिट है? बाबरी मस्जिद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट डरती है इसकी पार्टी से, उस तक ने कह दिया ये जस्टिफाइड है। तमाम इंस्टीट्यूशन तुमने तबाह करके रख दी है, इलेक्शन कमीशन तुमने तबाह करके रख दिया, कोई स्पिरिट उस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल तुमने छोड़ी नहीं है। मतलब अगर आज जिंदा होके आ जाए ना, अम्बेडकर भी है और गांधी भी है, तो उन्हें लगे ये इंडिया तो वो है ही नहीं जिसके अंदर हमने स्ट्रगल की और इस जगह तक लेके आए हैं। तो 1.5 अरब आबादी को इस तरीके से ज़ोंबीज़ बना देना और उन्हें नफ़रत बेचना और फिर उन्हें नफ़रत फीड कराना अगेंस्ट पाकिस्तान है, ये तो पोटेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। आपने आरएसएस की बात की है तो उस हवाले से मुझे बताइएगा, क्या आरएसएस सिर्फ समाजी तंजीम है या सियासी ताकत का असल मरकज़ है? इसमें कोई शक नहीं, असल मरकज़ है सियासी ताकत का। और इंडिया के अंदर उन्होंने 100 साल मुकम्मल जो हुए हैं उसके अंदर मुसलसल उन्होंने जो है ये नेटवर्किंग की, इस चीज़ को मोबिलाइज़ करने, अवाम को मोबिलाइज़ करने के हवाले से बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा किया कि आज इंडिया सेफ्रोनाइज्ड हो चुका है, मुकम्मल तौर के ऊपर है। उनका तालीमी फ़िक्री जो इल्मी ढांचा है वो देख लें, वफाकी ढांचा देख लें, मुकम्मल तौर के ऊपर उस कैंप के अंदर चला गया। आपको याद होगा जो उनका फॉरेन सेक्रेटरी है ना, विक्रम मिस्री, उसका ताल्लुक कश्मीर से, उसकी बेटी को रेप का थ्रेट किया गया इन्हीं इंडियंस की तरफ से, ये जो आरएसएस के लोग हैं। और मैं आपको बताऊँ इतना ताकतवर ग्रुप्स हैं, 93 कंट्रीज़ के अंदर इनके चैप्टर्स हैं। और उसमें अमेरिका में 641 इनके चैप्टर हैं, बरतानिया में 48 हैं, कीनिया में सिस्टम है इनका, तंजानिया, युगांडा, जनूबी अफ्रीका के अंदर हैं, और 5 शाहें इंटरेस्टिंगली मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिसमें मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ भी हैं। और ऑफ कोर्स उसके अंदर यूएई का नाम लेना मुझे लगता है कोई उसमें मुझे तामुल नहीं लेने के अंदर। और उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिन्होंने बनाया, चेक करें, मुसलमानों को भी लेके आ रहे हैं, उनकी भी जहन साजी कर रहे हैं। बेसिकली तो वो टारगेटिंग मुसलमान कम्युनिटी को कर रहे हैं। हाँ, टारगेट कर रहे हैं। और लेकिन मुसलमानों को कह रहे हैं नहीं नहीं हम आपको हिट नहीं कर रहे। जमात उलमा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया हुआ, स्कूल कॉलेजों से स्टूडेंट जो है ना लेते हैं नौजवान, उनकी जहन साजी करते हैं। इवन ये वो ग्रुप है जिन्होंने सूफिया कुरैशी, आपको याद है कर्नल सूफिया कुरैशी जिसको बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, उसको कहा गया कि ये दहशत गर्दों की बहन है। इतनी नफरत इस्लाम से और मुसलमान से है, ये तो सफोकेशन है वहाँ के ऊपर है। हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो मुल्क है, हम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। वहाँ पे तो कोई
मुर्गी का गोश्त लेके जा रहा है तो काऊ विजिलेंटे उसको लिंच कर देते थे, जो सूरत हाल इंडिया के अंदर हुई पड़ी हुई है। आप इंटरनेशनल जो है ट्रैक रिकॉर्ड्स निकाल के इनके देखें ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर पिछला एक डेकेड निकाल के देख लें किस जगह के ऊपर आज इंडिया है। मतलब बरखा दास वैसे तो बड़ी अपना खड़ी होकर 10 मई को डिफेंड कर रही थी, ये भागती फिरती नज़र आ रही थी 2002 में राइट्स के हवाले से। सारे यूट्यूबर बने बैठे हैं वहाँ के ऊपर है, क्योंकि मीडिया को इस हद तक जो है सफोकेट करके उसने रख दिया हुआ मुकम्मल तौर पर। यहाँ तो प्रो बात कर सकते हैं, अदरवाइज बात ही नहीं कर सकते। और रियासत और गवर्नमेंट की लाइन इतनी ब्लर कर दी है कि मोदी पे तनकीद, रियासत पे तनकीद है। जो करेगा उसे कहते हैं जाओ पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमान है। उसके अलावा रेसिस्ट पॉलिसियाँ चेक करें, और ये आज के नहीं सिस्टमेटिक परसिक्यूशन कर रहे हैं मुसलमानों की। ये NRC बनाते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, उसमें मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर रहे हैं कि आप चेक करें, आप अपने कागज़ दिखाएं, अगर आप मुसलमान हैं तो भी बताएं आपका पीछे जो अपना बैकग्राउंड है। और उसमें उन्होंने आसाम और बंगाल के अंदर जो लोग थे उन्हें कहा बांग्लादेश चले जाओ, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, और कंसंट्रेशन कैंप में उनको बंद करके रखा। और इसी तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेके आए हैं उसमें कहते हैं कि रीजन में से जितने लोग हैं ना, अकलियतें आ जाएं, उनको दे देंगे हम क्या कहते हैं अपनी नेशनलिटी, सिर्फ मुसलमान ना हुआ। मतलब आप रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप लेके आ रहे हैं, इतना डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं ये। आप चलो इसको थोड़ा सा लाइटर नोट पे थोड़ा मैं इस तरह से कर दूं कि खेल वो चीज़ होती है जो आपकी कौमों को जोड़ती है, दिलों को जोड़ती है, या आप एक सिचुएशन में आते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, हर बंदा पाकिस्तान में क्या सिचुएशन होती है, हम लोग सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब एक अलग सा सिनेरियो, छुट्टी हो जाती है या छुट्टी करवा दी जाती है, सारी चीज़ें। वहाँ पे अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए और कोई इस चीज़ का जश्न मना ले कि कश्मीरी, हाँ, वो उनको घरों से उठा के लेके चले जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। और यकीन करें वहाँ पे भी कश्मीरियों को उन्होंने कहा फूड की डिलीवरी बंद करती है। उन्हें जो हम लोड नहीं करवाते हैं, वो मोबाइल अपना क्या कहते हैं ईजी लोड करने से उन्होंने इनकार कर दिया, और उन्हें हॉस्टलों से वहाँ से निकाल दिया गया। इस लेवल के ऊपर आप इंटॉलरेंस लेवल है वहाँ के ऊपर है। और देखें वो जंग ना फैक्ट एंड फिक्शन, फैक्चुअल तो उन्होंने लड़के देख लिया, अब वो धुरंधर बना के उसके अंदर जीत सकते हैं। जो मूवी बनाई हुई है ना उसमें फिक्शन के अंदर वो जीत सकते हैं, हाँ, लेकिन जो रियलिटी के अंदर रियलिटी सजेस्ट अदरवाइज है, उसके अंदर तो पॉसिबिलिटी नहीं। और जिस तरह हमारे अपना सिपा सलार ने कहा कि पाकिस्तान की दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है, मेरे ख्याल में यहाँ पे बड़ा मेंशन करने की ज़रूरत है कि कश्मीर अभी मुसलसल अंडर सीज और अंडर सर्विलेंस है। वहाँ पे जो मुसलमान है, हमें सिर्फ उन्हें क्राइसिस में याद नहीं रखना। देखें कश्मीर के हवाले से क्या लिटरेसी है पाकिस्तान के अंदर, क्या यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीर को लेकर कोई सब्जेक्ट उस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कोई कश्मीर को लेकर TV चैनल्स में कोई डेस्क है कि जो डेली खबर दे कि वहाँ के ऊपर क्या हो रहा है। वहाँ पे स्कॉलर्स डिग्रियाँ नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटरनेट की शटडाउन किया गया। वहाँ पे हमने एक कैंपेन चलाई थी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बस उसके बाद तो मैं वही कह रहा हूँ, ये रेटरिक है ना, ये तो नैरेटिव है, रेटरिक है, ये आप गुफ्तगू बयानियाँ आप तश्कील दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भी तो काम करें, कोई रिसर्च आर्टिकल उसके ऊपर लिखें, PhD को इंसेंटिवाइज करें, उनके ऊपर लिखें। फिर पूरी दुनिया के वेस्टर्न कैपिटल के अंदर कितना हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउड बना हुआ है, वहाँ पर जाके उन्हें बताएं, इस काज को उठाएं, एम्पलीफाई करें। हमें सिर्फ उस वक्त नहीं इसको देखना जब क्राइसिस का टाइम आता है। देखिए मैं और आप इमेजिन करें कि 2018 के बाद आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की एब्रोगेशन रेवोकेशन के बाद वहाँ पे कश्मीरी किस तरह से रह रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ का क्राइसिस वहाँ पे है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, डी रेडिकलाइजेशन के नाम के ऊपर 20,000 बच्चा आपने उठा लिया। पैलेट गन्स के विक्टिम को अब मार देते हैं, 12 साल का बच्चा भी अगर मार रहा तो उसकी आंख में जाके आप गोलियां मार रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी लोगों को पता नहीं होना चाहिए कश्मीर की क्या लिटरेसी है हमारी है। मेरे ख्याल में कश्मीर के ऊपर बात करने की ज़रूरत है और इसके हवाले से तमाम रेलिवेंट फोरम में इसे उठाना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक हमने कुलभूषण जाधव का केस लड़ा, ICJ के अंदर है, हमारा जो वकील था उसका नाम है खावर कुरैशी, और वही 2004 के अंदर इंडिया का वकील था वहाँ पे। अभी गूगल कर लें इंडिया का, क्योंकि वो ब्रिटिश बॉर्न है, वैसे तो पाकिस्तानी डिसेंडेंट है, लेकिन हमें लॉ फेयर के ऊपर काम करना चाहिए। हमारा केस सियासी बुनियादों पे मजबूत है। क्या हमारे पास इंटरनेशनल लॉ से मुतालिक उस तरह के लीगल एक्सपर्ट नहीं है कि वो जाके बताएं IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर किस तरीके से हमारे राइट्स को यूजअप किया जा रहा है, किस तरीके से ब्लैटेंट वायलेशन की जा रही है कश्मीरियों से मुतालिक। हम लोग खुद भी सरेंडर कर रहे हैं, हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम उतनी एफर्ट पुट नहीं कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं और आप मुझे बताएं कश्मीर से मुतालिक कश्मीर की उमूर की जो कमेटी है वो क्या कर रही है ना, कश्मीर से मुतालिक क्या कर रही हैं। हमने सिर्फ 5 अपना फरवरी को इज़हार यकजहती करना है, ये क्या चीज़ें हैं। देखें ये चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो पा रही उस तरीके से है, और इस वक्त पॉलिटिकल हमारा क्लाउड है पूरी दुनिया के अंदर, हमें इस चीज़ को शोकेस करना चाहिए। मैं कहता हूँ कश्मीर को लेके हमारे TV चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम होने चाहिए, रूटीन के अंदर होने चाहिए। देखिए गज़ा का मसला उठा के रखा वहाँ के
इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं। आप देखें 2 साल की जंग में मिलियंस मार्च हुए अक्रॉस द यूरोप है, चाहे बर्लिन हो जाए, चाहे म्यूनिख हो जाए, उसके अलावा मिलान हो जाए, मैड्रिड हो जाए, लंदन हो जाए, ब्रसल्स हो जाए, स्ट्रासबर्ग, हर जगह के ऊपर, पेरिस हो जाए, मिलियन मार्च हो या मिलियन मार्च है। और वो कॉज उसकी वजह क्या, आपने इस थिंकिंग को मेन स्ट्रीम करना कि वहाँ पे जुल्म बर्बरियत हो रही है 1.5 करोड़ लोगों के साथ, और फिर हाईली कॉन्सेंट्रेशन आर्मी के ट्रूप्स हैं वहाँ के ऊपर है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, हम कैसे उन्हें भूल सकते हैं। तो ये नाम की शारग नहीं है, हमें उन लोगों की प्लाइट्स, उन लोगों की ऑर्डील्स, उनकी मसाइब जो हैं उनको समझना है और उन्हें इंटरनलाइज करना है। देखें कि गज़ा के लिए लोग जो हैं गोरे वहाँ बैठे रो रहे थे, और लेट अलोन के हमारे पड़ोस के अंदर इतना बड़ा जबर, जुल्म और इस्तबदाद हमारे सामने हो रहा है। बारबरिज्म है ये इंसानों के साथ है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में वहाँ लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं, एम्बुलेंसों को रास्ता नहीं मिलता अस्पताल लेके जाने के लिए। आप सोचें ना, एक कॉन्स्टेंट जो है फियर के अंदर वो रह रहे हैं, और दवाल का डॉक्ट्राइन क्या है, ऑफेंसिव अपना तरीके से इनको कश्मीरियों को वहाँ के ऊपर जो है सप्रेस करना। अच्छा, अगर हिंदुत्व पॉलिसीज़ की अगर दोबारा से बात की जाए तो हिंदुत्व भारत के आइन और गांधी के नज़रिए के ख़िलाफ़ नहीं है? इसमें वही तो मैं बता रहा हूँ, जो असल स्पिरिट है सेकुलर, जो इनके क्रेडेंशियल्स थे, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी इनकी है, वो तो मुकम्मल तौर के ऊपर चोक हो चुकी हुई है वहाँ पे। मतलब तो इतनी मतलब दुनिया जो है वो खामोश तमाशा ही बनी हुई है। दुनिया, उसकी वजह दुनिया के अपने वैसे इंटरेस्ट है। देखिए ना, मिडल ईस्ट की बात करते हैं, उसको छोड़े हैं, ये यूएई के, इनके साथ कितनी दोस्ती हैं। मतलब ओआईसी के अंदर 2017-18 में हमने कहा था इनको सुषमा स्वराज को ना बुलाएं, इनका क्या लेना देना, उसके बावजूद वो गए, क्योंकि रिपब्लिक डे के अंदर मोहम्मद बिन ज़ायद जो थे वहाँ के ऊपर उनके गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो वो हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि वो दुश्मन कश्मीरियों के नहीं है, वो तो एंटी मुस्लिम है ना। देखिए, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को अपने मेन स्ट्रीम कर दिया हुआ है। ये हॉस्टिलिटी इस वक्त मुकम्मल तौर पे रियासती ढांचे के अंदर छा चुकी हुई है, और ये चीज़ें चलती रहेंगी। उनके लिए आप चेक करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी तक को रीशेप किया है आरएसएस ने, कि वो ईरान को छोड़ के, उसकी वजह क्या है, इरानियन मुसलमान हैं और इरानियन आयतुल्लाह अली खामनाई कश्मीरियों के हक़ में बात करते थे, वो ज़ायनिस्ट के साथ खड़े हो गए हैं। मतलब मोदी वहाँ जाके कनेसेट उनकी पार्लियामेंट से खिताब कर रहा है, और इसके माथे पे एक शिकन नहीं है कि 72,000 वहाँ पे मुसलमानों को कत्लेआम किया गया है, और वो 7 अक्टूबर की बात करके वहाँ से पीछे हट रहा है। और PLO की जो तंजीम है, जिनके साथ इनके रवाबत थे 1974 से ऑनवर्ड है, उनसे मुलाकात तक इसने नहीं की है। तो वो तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर ही शिफ्ट लेके आ चुके हुए हैं। ईरान से वो जो है वो क्या कहते हैं बैकआउट कर चुके हुए हैं। तो याद रखें, ये मेन स्ट्रीम हो चुकी हुई है, और हमें इस चीज़ को इंतहाई संजीदगी से लेना है। दुश्मन हमारा जो है वो उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या हिंदुत्व जो अखंड भारत के नाम पर खिते के अमन को खतरे में डाल रहा है? खतरा ये हाइपर नेशनलिज्म है, जिंगोइज्म है, चेस्ट थम्बिंग है, फ्लैग वेविंग करते हैं। आप चेक तो करें उनके जलसों की लैंग्वेज, उनका पॉलिटिकल जो रेटरिक है, उनका वो हेट फील्ड है। आप चेक करें उस चीज़ को कि किस तरीके से वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। वो जब अस एंड देम की बात करते हैं, देम के अंदर तो मुसलमानों को फ्रेम करते हैं। मेरे ख्याल में इस चीज़ को बड़ा टाइमली जो है ना स्मेल कर लिया था जिन्ना ने, और जो उस वक्त की मुस्लिम लीडरशिप थी, और उन्होंने बैक ऑफ कर दी। मैं कहता हूँ, हज़ार कोई बातें करें कि उस मुल्क को लेके कि इसकी इंसेप्शन ठीक थी, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, आज के गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर जो इंडिया नक्शा पेश कर रहा है, आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी लिविंग इन माई ओन कंट्री, कि मैं आज़ाद फ़िज़ा के अंदर आज़ाद सांस ले रहा हूँ, और कोई मुझे कोई ख़तरा, कोई डर उस तरीके से नहीं है। यहाँ के ऊपर है कि कोई हमारी मस्जिदों के अंदर आ जाएगा। इंडिया चेक तो करें वहाँ के ऊपर कितना खौफ है। मतलब उन्होंने अपना कोई MLA की टिकट नहीं दी उनको है। तो क्या जो लव जहाद और गौ रक्षा जैसे जो नारे हैं वो सिर्फ सियासी हथियार बनकर रह गए हैं? नहीं, लव जहाद तो वहाँ के ऊपर है। देखें, अब वहाँ पे अगर मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले तो उसे कहते हैं ये लव जहाद है। इन्होंने सैफ अली खान की शादी तक को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है कि उसे कन्वर्ट किया और उसने। अभी भी उनको इवन तो शाहरुख खान को भी काफी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस का भी इसकी वालिदा के साथ ये हुआ, सैफ अली खान की है, शर्मिला टैगोर के साथ भी। यहाँ तक कि अभी जब दिलजीत की मूवी आई थी हानिया आमिर के साथ, हानिया, हाँ, उसके अंदर भी देखें वो तक नहीं चलने दी। आप इनका लेवल चेक कर रहे हैं, इस हद तक एंटी पाकिस्तान हो चुके हैं। और नफरत मुसलमानों को लेके क्या है कि नॉर्मल वहाँ पे लड़का लड़की शादी कर लें हिंदू लड़की से, तो उन्हें लगता है कि वो पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि भाई इसको कन्वर्ट करना है मैंने, ये सोच है। तो ये बड़ी पैथेटिक सोच है, जिसके अंदर आप अदरिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, अदराइजेशन लेके आ रहे हैं, लव जहाद की बात कर रहे हैं, जिहाद स्क्वाड की बात कर रहे हैं।
मतलब जहाद एक पॉजिटिव वर्ड है, उसको किस तरीके से उसकी कॉनोटेशन इन्होंने कर दी है इंडिया के अंदर है। तो मेरे ख्याल में आज का इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी सूरत के अंदर मुज़ाकरात के अंदर जाने को तैयार नहीं, और हमें इस चीज़ को मानना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें डिप्लोमेटिक ऑप्शन एग्जॉस्ट करनी चाहिए और बैकडोर डिप्लोमेसी करनी चाहिए, और वो तो हम पहले से कर रहे हैं। मैं बताऊँ आपको कि पिछले 8-10 साल के अंदर पाकिस्तान ने बार बार कोशिश की है, लेकिन ये सिलेक्टिव एजेंडे पे बात करना चाहते हैं। देखिए, डायलॉग होना चाहिए, कंपोजिट डायलॉग है। कोई ऐसा डायलॉग है जो कि आउटस्टैंडिंग बायलैटरल इश्यूज कश्मीर जो है उसके बगैर तो अधूरा है, और यही सार्क की स्पिरिट है जिसने डैमेज किया है। क्योंकि सार्क के अंदर जो है उन्होंने कहा है कि डेलिब्रेशन में हर चीज़ डिस्कस होगी, अदर देन बायलैटरल इशू नहीं होंगे। तो सार्क भी इसीलिए डेड हॉर्स बना बैठा है, क्योंकि इस्लामाबाद में सेशन होना था 2016 में, हम उसके मेज़बान हैं। इट्स बिन 10 ईयर्स नाउ, इट नेवर हेल्ड है, क्योंकि मोदी यहाँ पे टच डाउन नहीं करना चाहता। देखें, जब आपने सारी ज़िंदगी उसी गोद में बैठ के नफ़रत का बीज अपना पैदा किया है, पाला पोसा है, दिमाग में भी आपके वो चीज़ है, तो आप किस तरीके से इस चीज़ को लेके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें मोदी से कोई खैर की तवक्को करनी चाहिए इस हवाले से। हुकूमत जो है वो भारत को जमहूरियत से इंतहा पसंदी की तरफ लेकर जा रही है, लेके जा चुकी हुई है मुकम्मल। इससे भी आगे मैं बताऊं आपको, इंतहा पसंदी से आगे लेके जा चुके हुए हैं। मतलब वो बंदा पाकिस्तान के हवाले से जब बात करता है, उसके अंदर एक नफ़रत, एक हकारत जो है वो लहजा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मेरे ख्याल में वो 90 घंटे के अंदर जो कुछ पाकिस्तान ने उनका हशर किया, और हमने जो इनके राफेल थे और जो इनका वो एक मिथ थी, ये भी तो मिथ हमने तोड़ के रख दी है। और पहली दफ़ा हाईटेक वॉर हुई है साउथ एशिया की, जिसमें कोई त्यारा जो है एक साइड से दूसरी जगह नहीं गया, बॉर्डर क्रॉस नहीं किए, दूर से हमने लॉक करके 198 किलोमीटर पे उनका जहाज़ को हिट करके वहाँ से उनके गुरूर को भी ज़मीन का रिस्क बना दिया और उनके त्यारे को भी साथ बना दिया। और ये फैक्ट्स के साथ पूरी दुनिया ने इस चीज़ को माना है, रिपोर्टिंग हुई है इसकी है, ठीक है ना, और इंटरनेशनल, और उनके शेयर भी नीचे चले गए डुसाल्ट एविएशन के, और यहाँ पे J10C को बनाने वाली चेंगडू कंपनी है वो ऊपर चली गई भी है। और फिर इसमें हमारे जो अपना कह लें कि हमारी तमाम अफवाज की जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ठीक है। उनका कोई फ्रांस का सिस्टम है, कोई S-400 उससे लिया हुआ, रशिया से लिया हुआ है। फॉर्चुनेट सी बात है कि वो अपनी ही बात से इतना ज़्यादा कोई कंफ्यूज्ड हैं कि वो हिंद वतवा जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ उसको कहते हैं कि हमारा मजहबी नज़रिया है, ठीक है। तो फिर अक़लीतों के खिलाफ भी नफरत ये फैलाने में फुल आगे। हाँ, मैं लेकिन बताऊँ आपके, कोई मज़हब भी जो है ना इतनी नफरत का प्रचार नहीं करता। आप अपना विदास को पढ़ लें, आप रामायण को पढ़ लें, वो बिल्कुल ऐसा नहीं गुफ्तगू करते जो ये कर रहे हैं। देखिए, हर देखिए हर मज़हब जो है वो बात करता है, वो कंपैशनेट ग्राउंड पे वो बेनेवलेंस की बात करता है, ट्रैंक्विलिटी की बात करता है, को एग्जिस्टेंस की बात करता है। ये तो इंतहा पसंद वो सोच है जो कि हमने देखी वॉर ऑन टेरर के अंदर भी है। तो हमें इसको जो है टारगेट करना चाहिए, नो मैटर। और जुडाइज़म भी देखें, हमें इस चीज़ के अंदर भी थोड़ी ख्याल करना चाहिए कि एंटीसेमिटिज़म और जो ज़ायनिज़म है इसके दरमियान हमें क्लियर डिस्टिंक्शन कायम करनी चाहिए। तमाम यहूदी इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। बहुत सारे आप कह लें कि वेस्ट में रहने वाले जो यहूदी हैं, इवन इजराइल के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो न्यूयॉर्क में रहती है, और उन्होंने ज़ोहरान ममदानी को वोट दिया, तो वो भी ज़ायनिज़म के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ज़ायनिज़म एक पॉलिटिकल आइडिया है। तो हमें उसके अंदर भी यहूदियों को फ्रेम नहीं करना चाहिए। कोई मज़हब, और ये तीनों मेन स्ट्रीम रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, इस्लाम है, और इवन इंक्लूडिंग मैं बात करता हूँ इसकी जो हिंदुज़म है उसके अंदर बड़ी इंक्लूसिविटी है। देखें, अगर हिंदुज़म यही होता तो सिचुएशन जो है वो तो 47 से पहले भी वर्स हो सकती थी। ये तो अपने नफ़रत जो है उसको इनकलकेट किए, इंडोक्ट्रिनेट किया, इंस्टिल किया अपनी जनरेशन्स के अंदर। आप स्कूल के अंदर छोटे बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं, आप उसके अंदर सोचें ना, छोटा बच्चा, आप अगली पूरी की पूरी जनरेशन ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जो कि एंटी पाकिस्तान होगी, एंटी मुस्लिम होगी। तो वो कहाँ पे वो कल्चर हारमनी है, वो सोशल हारमनी तो आपने डैमेज कर दी, और कम्यूनल आप पॉलिटिक्स करते हैं वहाँ के ऊपर है। ये अस एंड देम की डिवाइड है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर का इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो क्रिएट करता है इवन इंडियंस के लिए। देखें, फ्यूचर का उनका प्रेजेंट भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। और फिर इन्होंने डायस्पोरा कम्युनिटी को भी इस लूप के अंदर लिया। वो भी बाहर के मुल्कों में बैठ के एंटी पाकिस्तान जो है लॉबिंग करते हैं, और वो भी क्लेम पेड लॉबिंग होती है, पेड लॉबिंग है। और ऑफ कोर्स है, वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर ये अपना लॉबिंग की जाती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान को लेकर दुनिया का जो नज़रिया है आज की दुनिया में वो तो यकसर बदल चुका है। अब एक ही महाज है जो हमारे पास हमने करना है, वो है इकोनॉमिक सॉवरेंटी है। वो नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग बेस अपनी
अपनी ठीक करें भाई, अपनी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करें। उसके अलावा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल हमारा इतना ज़्यादा, एक्सपोर्ट लेड अपना इंडस्ट्री लगाए हैं। पॉपुलेशन चेक कर लेना, हर दिन 14,000 बच्चा पैदा हो रहा है। और अगर मैं आपको बता सकूं कि हमारे यहाँ सूरत हाल इस वक्त इतनी मुश्किल है, डिपेंडेंसी रेशो चेक करें, 68% की डिपेंडेंसी है 32% के ऊपर है। हर 100 बंदा जो है वो 70 को पाल रहा है। हर 100 कमाने वालों में महंगाई हमारे ऊपर है। हम इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं। और देखिए उसके लिए रीस्ट्रक्चरिंग करनी है और कोई पॉलिसी लेके आए। एड हॉक बेसिस के ऊपर चीज़ों को लेके आप आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आप देखें, इसके अलावा कि हमारी जो GDP है उसको देखें और दूसरी तरफ चेक करें ये जो हर वक्त अपना डेट देखें। फिजिकल स्पेस प्रोजेक्ट के फिजिकल स्पेस तो तब निकलेगी ना जब अपना डेट सर्विसिंग के बाद को पैसा बचेगा। तो डेवलपमेंट के ऊपर कहाँ लगाना। और ऊपर से क्लाइमेट का हैजर्ड आपको पता है, हर डेकेड के अंदर तो दो आ रहे हैं, नेचुरल क्लाइमिटी आ रही है। तो उस क्लाइमेट कार्नेज को एक ऐसा कंट्री जिसके वॉलेट में थोड़े पैसे हैं वो किस तरह मैनेज करेगा। फिर इंडिया $90 बिलियन से ऊपर जो है ले गया अपना डिफेंस का बजट है। हम $10 बिलियन के ऊपर खड़े हैं। तो हमारे लिए तो इन चीज़ों को भी देखना है। एक तो ये है कि ये जो क्लाइमेट का हैजर्ड है उसकी देखें, हमारे मल्टीफेरियस जो है ना ये फिनोमेना है, ये जो इस वक्त मसाइल मामला चल रहे हैं, हमें इनके लिए मुझे लगता है कम्प्रीहेंसिव अप्रोच, सोच और पॉलिसी को लेके आगे तरफ चलना है। और फिर पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी लेके आए हैं। फील गुड फैक्टर ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर ना हो, पॉलिटिकल जनाब क्या कहते हैं सिचुएशन वो वोलेटाइल हो, तो ऐसी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी तो जाके अपना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। और सबसे सिचुएशन ये जितनी भी आप बता रहे हैं सारे सॉर्ट आउट होना, इवन तो इन पे काम करना तो फिलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है जो पाकिस्तान लेकिन करना चाहिए। देखिए इनफॉर्मल लेबर, मैं और आप जब बात कर रहे हैं, 4th इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, ऑटोमेशन की दुनिया 2030 में कब कंप्लीट होने जा रही है। और हमारा सारी की सारी जो लेबर मार्केट है वो डिसिप्लिन्ड ही नहीं है, इनफॉर्मल लेबर है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ तो कोई रसीद खाता नहीं है। और फिर 4 गुना बड़ा आपका ब्लैक इकोनॉमी का साइज़ है, रसीद खाता ही नहीं है। सैलरीड क्लास से कितना टैक्स ले लेंगे आप, टैक्स एवेजन कितनी ज़्यादा है। और याद रखें ये सिर्फ गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती, इसमें आवाम का भी लेना देना है। हमें भी, वी आर नॉट ब्लेमलेस है, हमारा भी कसूर है। हम भी सिस्टम के अंदर जो है वो इंडिविजुअलिज्म में कॉन्टेक्स्ट में मामलात को देखते हैं। हमें कलेक्टिव अप्रोच चाहिए, मैंने हैसुल कौम हमें देखना है कि ये मुल्क को हमें सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए। उसके अंदर हमें भी सिस्टम में हिस्सा डालना है। जब भी ताजर तबके पे टैक्स लगाने की बात होती है ये शटर बंद करके घर चले जाते हैं। और फिर कराची से खैबर तक है, और फिर लगा देते हैं 8 बजे तक, हमने जी ये आप लोगों के लिए सहूलत दी और ये क्या वो क्या। भाई आपकी दुकान आपका पाकिस्तान नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान है। और रसीद खाता जो है वो आप लें, फिर ये कह देना कि हम क्यों दें टैक्स है। देखें ये इस तरह से तो मामला चीज़ों को लेके आगे नहीं चल सकते। और गवर्नमेंट को भी चाहिए ये बात-ए-तमादी की फ़िज़ा है उसके अंदर आप यकीन दिलाएं कि ये पैसा ठीक जगह के ऊपर इस्तेमाल होगा। देखें अगर हमारे हस्पताल जो हैं वो इसी तरह चलने हैं, ट्रस्ट हॉस्पिटल नहीं चलाना है, ऐसे ही है ना। अगर खैराती इदारों नहीं चलाने, अभी फिर ईद आने वाली है, फिर इश्तिहार टीवी पे चलना शुरू हो जाएंगे कि भाई कुर्बानी की खाना इसको दें उसको दें, ये क्या तरीका है। ठीक है वो अच्छी बात है कि एक सोसाइटी के अंदर आप कह लें अल्ट्रस्टिक इम्पल्स है कि वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन असल काम तो गवर्नमेंट ने करना है, ये वाला काम तो गवर्नमेंट ने करना है। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो अगर एजुकेशन लेवल के अंदर आया तो हमें तालीमी मेयार को बेहतर करना। और सबसे बड़ी बात जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी मार्केट में यूटिलिटी क्या है नहीं है। इसी वजह से तो एडमिशन कम हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं स्किल बेस्ड हमें काम करना है, जॉब्स ही नहीं है। एडमिशन को क्या करे, वो एडमिशंस दिलवा के भी क्या करे, उनको पता है जॉब्स ही नहीं है। और फिर अलिफ से अब्बा अलिफ से अनार कितनी देर पढ़ाना, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ की तरफ आए यार, आगे बहुत आगे तक दुनिया जा चुकी है दुनिया। और दूसरी बात है नौकरियां क्यों प्रोड्यूस करनी है आपने, आप एंटरप्रेन्योर लेके आए, नौकरियां प्रोड्यूस करने वाले लेके आए। उस्मान साहब थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपको फिर इनवाइट करेंगे विद न्यू डिस्कशन। आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहा मेरे लिहाज से भी और जितनी हमारी पब्लिक है उनके लिहाज से भी। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।